गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करने वाले हैं द हिंदू प्लस इंडियन एक्सप्रेस दोनों ही न्यूज़पेपर का एनालिसिस। दोनों ही न्यूज़पेपर में हमें पता है कुछ कॉमन आर्टिकल आते हैं, उनको हम एक ही न्यूज़पेपर से करेंगे सो दैट यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी आर्टिकल और जितनी भी न्यूज़ यहाँ पर ज़रूरी है उनको हम कर सके और कम समय में कर सके, ऐसा ना हो बहुत ज़्यादा टाइम भी इसमें लगे। शुरुआत करते हैं आज के पहले आर्टिकल के साथ, जो कि है महाराष्ट्र गियर्स अप फॉर टाइगर ट्रांसलोकेशन टू सह्याद्री रिजर्व इन B2 रिवाइव नंबर। देखिए, सबसे पहले हमें ऊपर से ही समझ में आ जाता है कि महाराष्ट्र के अंदर टाइगर की ट्रांसलोकेशन हो रही है, यानी कि टाइगर को एक जगह से किसी दूसरी जगह पर लेकर आया जा रहा है। अब आप सोचेंगे मैम इसको पढ़ना क्यों ज़रूरी है, एक चीते को करना है? तो हमें पहले तो यही समझ में आ जाता है कि जीएस पेपर 3 के अंदर यहाँ पर बात हो रही है एनवायरनमेंट से रिलेटेड। एनवायरनमेंट में क्या पढ़ना है? हमें स्पीशीज़ पढ़नी है। स्पीशी को किसी को कंजर्व करना क्यों ज़रूरी है, कौन से नेशनल पार्क है प्रीलिम्स के लिए, इन सारी चीज़ों में हमें इनको पढ़ना होता है। दूसरा, अब आप सोचिए टाइगर को ट्रांसलोकेट करना पड़ रहा है सो दैट इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं जहाँ पर अभी टाइगर है या तो वहाँ पे प्रॉब्लम है, या जहाँ पर ट्रांसलोकेट किया जा रहा है वहाँ पर उनको लाने की ज़रूरत हो गई है। तो कोई समस्या है। समस्या किसकी हो सकती है? कंजर्वेशन से रिलेटेड यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा हो सकती है। इस तरीके से अब हमने टाइटल से समझ लिया है कि आर्टिकल में किस तरीके से क्या क्या पॉइंट मिल सकते हैं। अब हम शुरुआत करते हैं कि ठीक है सरकार क्या कह रही है और ये जो ट्रांसलोकेशन हो रहा है ये क्यों हो रहा है। हम देखते हैं कि महाराष्ट्र का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो अभी शुरुआत करने वाला है कि महाराष्ट्र के अंदर ताबोदा आंध्री टाइगर रिजर्व, TATR के नाम से हम इसको आगे डिनोट करने वाले हैं। क्या है ये? ताबोदा आंध्री टाइगर रिजर्व। तो अंधेरी के टाइगर रिजर्व जो है चंद्रपुर से लेकर इसको सह्याद्री के लोन टाइगर रिजर्व के अंदर लेकर जाया जा रहा है। हम देख पाएंगे कि सह्याद्री टाइगर रिजर्व जो है, जो कि 5 ही टाइगर रिजर्व है हमारी पूरी कंट्री के अंदर, और उन 5 में से एक टाइगर रिजर्व है। और 4 टाइगर रिजर्व क्या है, चलिए उनको भी ज़रा देख लेते हैं। पहला है कावल जो कि तेलंगाना के अंदर है। दूसरा हम देखते हैं कामलंग टाइगर रिजर्व को जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। थर्ड हम देखेंगे दम्पा टाइगर रिजर्व को जो कि है मिजोरम के अंदर। फोर्थ यहाँ पर है सतकोशिया ओडिशा के अंदर। और इन चारों के चारों में यहाँ पर हम देखेंगे कि जो अदर 4 है उनमें 0 टाइगर रिजर्व्स दिखाई देते हैं, यानी टाइगर जो है उनकी संख्या बहुत ही यानी है ही नहीं बिल्कुल बेसिकली। तो ट्रांसलोकेशन जो किया जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर ले जाकर, ये एक बहुत बड़ा भाग है। अब टाइगर की बात हो रही है, ट्रांसलोकेशन की बात हो रही है, तो यहीं से आपको याद आ जाना चाहिए कि इंडिया ने जो नामीबिया से टाइगर लेकर आए थे, तो इंडिया एक पहली ऐसी कंट्री बन जाती है जिसने इंट्रा कॉन्टिनेंटल यहाँ पर क्या किया है, कुछ चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसलोकेट करवाया। यानी कि आज तक देखिए आप ज़मीन के रास्ते से ठीक था, लेकिन किसी भी उप महाद्वीप या महाद्वीप से किसी दूसरे महाद्वीप पर हमने इस तरीके से ट्रांसलोकेशन जो था टाइगर्स का वो नहीं करवाया था। तो इंडिया वाज द फर्स्ट वन। और उसी को कहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया? कूनो नेशनल पार्क के अंदर उसको इंट्रोड्यूस किया गया था, जो कि था मध्य प्रदेश के अंदर। खैर ये एक फैक्ट था प्रीलिम्स के लिए, इसको याद दिलवा दिया है, अच्छे से इसको पढ़ते रहिएगा, याद रखिएगा। अब हम देखते हैं कि जो STR यानी कि जो सह्याद्री टाइगर रिजर्व है, ये कोल्हापुर के अंदर है। सतारा, संगाली, रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में हम इसको देख पाते हैं। वेस्टर्न महाराष्ट्र के अंदर 2010 के अंदर ये बन जाता है। और तभी से ये कैसे बनता है कि इसको मिला दिया गया एक्चुअली के अंदर एमलगमेटिंग होती है चंदोली नेशनल पार्क और कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बीच में। महाराष्ट्र फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है वो अभी फाइनल वो की वेट करे कि यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर इस चीज़ को सहमति दे दे कि ट्रांसलोकेशन जो है वो अभी के लिए करवाया जा सकता है। खैर देखें तो यहाँ पर नेशनल कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है वो भी काम करती है। तो नेशनल किसके लिए? टाइगर नेशनल कंजर्वेशन अथॉरिटी जो होती है, उन्होंने क्लियर कर दिया है कि ट्रांसलोकेशन का जो प्लान था वो अक्टूबर 2023 से ही ठीक है कि आप ट्रांसलोकेशन जो है वो कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो ट्रांसलेशन का लोकेशन का प्रोजेक्ट हो रहा है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है कंजर्वेशन के अंदर, क्योंकि इसमें टाइगर्स को भी सुरक्षित किया जा रहा है, फॉरेस्ट को भी यहाँ पर ध्यान में रखा जा रहा है। और कहाँ पर लेके जा रहे हैं हम इन टाइगर्स को? लेकर जा रहे हैं यहाँ के जो नॉर्थ वेस्टर्न घाट्स है और उसके जो जंगल है, उसके जो पहाड़ है उसके ऊपर। अब ये जो कॉरिडोर है ये अलाउ करता है कि टाइगर की जो पॉपुलेशन है वो सह्याद्री रिजर्व से लेकर राधा नागरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तक जा सकती
सकती है, अम्बोली रिजर्व फार्म में जा सकती है। हम देख पाएंगे महादई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि गोवा के अंदर है, और भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड काली टाइगर रिजर्व जो कि कर्नाटका के अंदर है। इन सब के अंदर ये कनेक्ट होती है, तो टाइगर चाहे तो कहीं तक भी इनमें जा सकता है। रीज़न क्या है इतना बड़ा स्पेस एक टाइगर को देने का? क्योंकि टाइगर जो होते हैं जनरली हमें ये पता होना चाहिए कि कैसे वो एक बहुत ही बड़ी बाउंड्री के अंदर रहते हैं। आप 5 टाइगर को 2 किलोमीटर के एरिया में नहीं छोड़ सकते हो, उनको अपना पूरा स्पेस चाहिए, उनको अपनी पूरी बाउंड्री चाहिए होती है। अब इसका रीज़न क्या है कि 2-3 का टाइगर अगर एक ही एरिया के अंदर है तो वहाँ पर इनके लिए शिकार करना यानी कि एनिमल प्रे जो इनका होता है वो कम हो जाएगा। सो इनके जीने के चांस कम हो जाते हैं। इसी वजह से ये अपना अपना बाउंड्री जो होता है वो बांट के रखते हैं, और काफ़ी किलोमीटर्स में बांट के रखते हैं। 5-5 किलोमीटर के अंदर हम देखते हैं कि एक एक टाइगर जो होता है वो रहना पसंद करता है। सो इसी वजह से इनको इतना बड़ा स्पेस जो है वो प्रोवाइड करवाया जा रहा है, सो दैट ये जो टाइगर एस्टिमेशन रिपोर्ट निकाली गई थी कर्नाटका के अंदर वो भी बता रही है कि यहाँ पर अगर इनकी हेल्थ का हमें अच्छे से ध्यान रखना है तो इनको काफ़ी बड़ा स्पेस दिलवाना पड़ेगा। सेकेंड आर्टिकल जो है अगेन वो जीएस पेपर 3 से ही हम देखेंगे। जीएस पेपर 3 में भी देख पाएंगे एनवायरनमेंट के अंदर देखिए यहाँ पर बात होती है ग्लोबल क्लाइमेट चेंज की। तो ग्लोबल वार्मिंग की हम बात करते हैं और हम देखते हैं क्लाइमेट चेंज को, जो कि जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। अब ये जो एक फ़ोटो भेजा गया है यहाँ पर द हिंदू के अंदर खींचा गया है, उसमें लगाया गया है, ये हिप्पोपोटामस आप देख पा रहे हैं जो कि ड्राई चैनल के अंदर ओकावांगा डेल्टा बोत्सवाना जो कि एक कंट्री है अफ्रीका के अंदर, वहाँ पर फंसे हुए हैं। फंसे होने का क्या मतलब है? देखिए हिप्पोपोटामस जो होते हैं, जिनको शॉर्ट फॉर्म में हिप्पो भी बोला जाता है, उनको अपनी बॉडी को ठंडा रखने के लिए ज़्यादातर पानी की ज़रूरत होती है। सो वो क्या करते हैं, एक ऐसी जगह पर रहते हैं ये सब के सब जहाँ पर इनको इनका शिकार भी मिले, खाना भी मिले, सब कुछ, और उसके बाद इनको पानी भी मिले। क्योंकि इनकी जो स्किन होती है वो काफ़ी टाइट होती है, तो इसी वजह से इनको गर्मी बहुत लगती है। तो कूल ऑफ रखने के लिए इनको ज़्यादातर जो टाइम होता है वो अपना पानी के अंदर निकालना पड़ता है। अब यहाँ की जो ये चैनल है, ये जो नदी है, इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा कम हो गया है, तो इनके पास कीचड़ बचा हुआ है। कीचड़ में कोशिश कर रहे हैं अपने आप को डालने की, अपने आप को ठंडा करने की, लेकिन इसका नेचुरल डिजास्टर की तरह हम इसको देख सकते हैं। हम क्यों देख रहे हैं? क्योंकि देखिए ये जो ड्रॉट पड़ा, ये जो सूखा पड़ा है ना, यहाँ पर पहले तो पानी आता था, इसी वजह से सब लोग इस लोकेशन में थी। आप लोग इस बात को ध्यान में रखिए कि कोई भी एनिमल, कोई भी पक्षी, इवन इटसेल्फ ह्यूमंस, हर कोई क्या करते हैं, माइग्रेशन करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। अब आप खुद सोचिए कि कैसे हम कुछ ट्राइबल ग्रुप्स को जानते हैं, चाहे वो हिमाचल के अंदर हो, चाहे वो उत्तराखंड के अंदर हो, चाहे वो असम के अंदर हो, जिनमें जब ज़्यादा ठंड हो जाती है हिली एरिया पे, तो वो मैदानी तरफ आ जाते हैं और वापस से चले जाते हैं अपने सीज़न के अकॉर्डिंग, जब उनको खाना वगैरह दोबारा से मिलता है, वापस से ऊपर की तरफ। हो सकता है आप में से कई लोगों ने देखा हो कि कुछ लोग अपने कैटल्स को, कुछ लोग अपने जानवरों को लेकर, जो कि अलग अलग स्टेट से हैं, घूम रहे हैं, एक आपकी स्टेट में आए हुए हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ कुछ महीनों में दिखाई दे रहे हैं। नोटिस भले ही आपने ना किया हो कौन सा महीना हो, लेकिन ये सच्चाई जरूर है कि ये माइग्रेशन हमें इंसानों में भी दिखाई दे रहा है। फिर जब आप एनवायरनमेंट पढ़ते हैं तो समझ पाते हैं कि माइग्रेशन जो हो रहा है वो तो पक्षियों में भी हो रहा है। परसों ही मैंने आपको यहाँ पर बात की थी फ्लेमिंगो की, कि फ्लेमिंगो कैसे यहाँ पर यूरोप और अमेरिका जैसे देशों में से, जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अब इस समय पे बहुत ज़्यादा ठंड हो चुकी है या गर्मी की जो सिचुएशन है, वहाँ का एक्सट्रीम क्लाइमेट हम देख पाते हैं, तो वो क्या करते हैं, क्योंकि वहाँ का जो एरिया होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ, ऊपर हम देखते हैं फ्रीज्ड जोन है साइबेरिया की तरफ में, तो वो क्या कर रहे हैं कि गुजरात के अंदर पहले ही आ जाते हैं जब सर्दी होती है, और अब जैसे ही मई का यहाँ पर मौसम शुरू हो चुका है, तो रन ऑफ कच्छ से हम देखते हैं कि कैसे वो लोटक लेक तक यहाँ पर पहुँचे हुए थे, और कलिकट लेक जो है वहाँ पर वो ज़्यादातर दिखाई देते थे। लेकिन जैसे ही मई शुरू हुआ वैसे ही उन्होंने अपना माइग्रेशन वापिस से जो साइबेरिया का एरिया है, जहाँ पर अब उतनी ज़्यादा ठंड नहीं है, जहाँ पर अब उनको खाना अच्छे से मिलेगा, और यहाँ पर अब वो वापस चले जाते हैं रहने के लिए। अब कलिकट में हमने देखा था कि उन्होंने, जो उनका मेन काम था वो भी क्या था, रिप्रोडक्शन का, कि वो यहाँ पर आकर अपने बच्चों को जन्म दे रहे हैं, अपने बच्चों को पाल रहे हैं। सो ये सब हम हर जगह पे ऑलमोस्ट देख पाते हैं। इवन इट इज़ वेरी ट्रू फॉर द
हिप्पोपोटामस। क्यों देख पा रहे हैं हिप्पोपोटामस के लिए भी इतना सच्चाई क्यों है यहाँ पर? क्योंकि हिप्पोपोटामस भी जो होता है वो भी एक ऐसा एनिमल है जो माइग्रेशन करता है। तो ये माइग्रेट करके जब इस गर्मी के मौसम में यहाँ पर आए हुए थे कि यहाँ पर इनको जो क्लाइमेट होगा वो फेवरेबल मिलेगा, उसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर सूखा पड़ जाता है। अब इसी कारण से जाम्बिया, जिम्बाब्वे, मलाई, ये जो 3 कंट्री हैं, इन्होंने अपनी कंट्री के अंदर नेशनल डिजास्टर को यहाँ पर घोषित कर दिया है। और इसका कारण यही है कि देखिए, एक तो एनिमल्स पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, बहुत सारे एनिमल्स की यहाँ पर डेथ भी होगी। इसके अलावा एग्रीकल्चर पे फ़र्क पड़ रहा है कि उनका एग्रीकल्चर सेक्टर यहाँ पर जो है, कृषि जो है वो उसका पूरा का पूरा डिवेस्टेड हम बिल्कुल देख सकते हैं कि ख़राब हो चुका है ऑलरेडी। पेस्चर जो लैंड है, जहाँ पर आप क्या कराते हो, चराते हो जानवरों को, तो उसको क्या बोलते हैं, पेस्चर लैंड। तो चराने वाले जो लैंड है, जहाँ पर सूखे की वजह से घास नहीं उग पा रही है, तो वो भी एक बड़ी समस्या की तरह दिखाई दे रहा है। खैर, फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, जो कि है वेयर डज अस वर्सेस देम। देखिए, ये जो आर्टिकल है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है जीएस पेपर 3 में। जीएस पेपर 3 के अंदर भी आप पढ़ पाएंगे 2 सब्जेक्ट्स को। यहाँ पर सब्जेक्ट्स तो जीएस पेपर 3 में काफ़ी सारे हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी आ जाता है, नेशनल डिजास्टर आता है, एनवायरनमेंट आता है, इकोनॉमी आता है, लेकिन अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टॉपिक हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के भी अलग अलग टॉपिक है, जिसमें हम स्पेस टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, इन सभी को अलग अलग एस्पेक्ट के अंदर देखते हैं। फिलहाल अगर हम बात करें तो जीएस पेपर 3 के अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर ये जो आर्टिकल है 2 जगह पर हमारा काम आता है। पहला आता है बायोटेक्नोलॉजी में, क्योंकि हम ह्यूमन ब्रेन को पढ़ने वाले हैं यहाँ पर। दूसरा आता है नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर कि हाउ दिस इज इफेक्टिंग अवर बायोलॉजी। नाउ व्हाट इज़ दिस आर्टिकल इज सेइंग। आर्टिकल बोल रहा है, शुरुआत जो हो रही है वो बताते हैं कि कैसे हमारा जो दिमाग होता है उसमें बायसनेस कहाँ से आती है। अब आप पूछेंगे मैम बायसनेस कहाँ से आती है, मतलब इसका ये हो गया कि आपको कोई एक इंसान कुछ गलत काम भी करता हो तो भी आप उसके लिए बहुत कठोर फैसला नहीं ले पाते हो, लेकिन कोई दूसरा ही इंसान जिसको आप जानते नहीं है, मे बी ही कैन नॉट बी योर फैमिली मेम्बर, और जो भी इंसान आप बहुत ज़्यादा उससे अटैच नहीं है, तो आप क्या करते हैं, उनके प्रति आपकी जो सोच होती है वो उतनी ज़्यादा सकारात्मक नहीं होती है। सो इसके पीछे का कारण क्या है, और अगर हम इसको थोड़ा बड़े पैमाने पर लेकर चले, थोड़ा इसको बड़े लेवल पर लेकर जाएं, तो हमें ये भी समझ में आ जाता है कि देखिए, हमें हमारे दिमाग में बचपन से कुछ ऐसी बातें हैं, क्या वो सिर्फ माइंड की बायोलॉजी है, या क्या वो सुनने का हमारा तरीका है, क्या हमारी ट्रेनिंग है कि हमें कुछ लोग जो होते हैं किसी स्पीशीज़ के वो सुपीरियर लगते हैं और किसी स्पीशीज़ के लोग हमें दिखाई देते हैं कि कैसे इन्फीरियर हैं। स्पीशीज़ से एग्जाम्पल की तरह अगर इंडिया में देखें तो बहुत कॉमन है कि यूरोपियन जो लोग होते हैं उनको थोड़ा सुपीरियर माना जाता है। अब इसके पीछे काफ़ी सारे कारण हो सकते हैं। इंडिया में फिर से अगर हम जाएँ तो हम देखते हैं कि जो वाइट कलर होता है उसको सोसाइटी के अंदर काफ़ी फेवर किया जाता है कि आप वाइट हैं तो दैट मीन्स यू आर अ ब्यूटीफुल और हैंडसम। अगर आप नहीं हैं तो इसका मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम है। इसी को समझने के लिए साइंटिस्ट ने एक यहाँ पर किया है रिसर्च। अब इस रिसर्च के अंदर यूएस के अंदर ये रिसर्च होती है और इसमें 60,000 लोगों का पार्टिसिपेशन किया जाता है। तो इसमें क्या था कि सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए, कल्चर को ध्यान में रखते हुए, लोगों का सोचने का जो तरीका है और उनके ब्रेन के अंदर ये बायसनेस आ कैसे जाती है वो समझना है। 60,000 लोगों को 4 ग्रुप में बांट दिया गया। पहला जो ग्रुप था वो था वाइट लोगों का ग्रुप, दूसरा ग्रुप था यहाँ पर ब्लैक लोगों का ग्रुप, तीसरा ग्रुप यहाँ पर था एशियन लोगों का ग्रुप, और फोर्थ जो था वो हम देख पाएंगे हिस्पैनिक्स का ग्रुप। तो ये जो 4 ग्रुप है इसमें हम देखते हैं कि वाइट जो होते हैं वो प्रॉपर यूरोपियन अमेरिकन है, ब्लैक हम देखते हैं जो कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से संबंध रखते हैं, एशियन यानी कि इंडिया, चाइना, वियतनामीज ये सब लोग हैं, हिस्पैनिक्स यानी कि जो कि स्पेनिश लोग हैं और लैटिन अमेरिका के लोग हैं। अब ये सब जो लोग थे इनको साइकोलॉजिकल टेस्ट के अंदर डाला गया। हम सभी को, मैं बहुत बार आप लोगों को बता चुकी हूँ कि जेनेटिक्स ने, यानी कि हमारी जो पूरी की पूरी पढ़ाई है बायोलॉजी के हिसाब से, हमारे जीन के हिसाब से, हमारे जेनेटिक्स के हिसाब से, उससे हम एक चीज़ समझ चुके हैं कि 99.9% हर इंसान जो आज के समय पर जिंदा है वो एक जैसा है, इक्वल है, समान है। हाँ,
0.1% जो डिफरेंस है, जिसमें आपकी हाइट का कलर आ जाता है, जिसमें आपकी वॉइस जो है वो चेंज हो जाती है पैटर्न, जिसमें आपके बालों का कलर चेंज हो जाता है, हर चीज़ जो चेंज होती है वो होती है 0.1% की वजह से। जेनेटिक्स ये भी प्रूव कर चुकी है कि हम सब होमोसेपियंस हैं, यानी कि केवल और केवल हम सब एक ही स्पीशीज से बिलोंग करते हैं। तो फिर ये सोसाइटी में इतना बड़ा अंतर क्यों है? हमें क्यों कुछ इंसान या कुछ सोसाइटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, सुपीरियर लगती है? ऑनेस्टली लोग जब हम वेस्टर्नाइजेशन की एज अ प्रॉब्लम की तरह इंडिया में देखते हैं तो देख पाते हैं कि लोग बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, सोसाइटी में बदलाव लाना चाहते हैं। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं पॉलिटी को, जहाँ पर कुछ ट्रेडिशनल लोग हैं जो कि राइट विंग, लेफ्ट विंग, सेंटर, आप उसको बांट सकते हो, लिबरल की तरह आप उनको बांट सकते हो। लेफ्ट विंग के जो लोग हैं हम देख पाते हैं कि वो थोड़ा वेस्टर्नाइजेशन की तरफ में या खुले विचार रख रहे हैं। लिबरल जो है वो बीच के लोग हैं कि ना वो ज़्यादा राइट की तरफ है ना लेफ्ट की तरफ है। राइट विंग जो होता है पॉलिटिक्स के अंदर, वो क्या होता है कि ट्रेडिशनल, आपको जो जैसा समाज है उसमें ज़्यादा कुछ बदलाव करना ही नहीं है, आप परंपरागत तरीके से चलना चाहते हो। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये हमें दिखाते हैं भेदभाव। तो ये भेदभाव निकल कर कहाँ से आ रहे हैं, ये बायसेस निकल कर कहाँ से आ रहे हैं, यही स्टडी जो है वो इस आर्टिकल का मेन क्रक्स होने वाला है। फिलहाल के लिए बात करें तो ये जो साइकोलॉजिकल टेस्ट हुआ था इसका नाम था इम्प्लिसिट एसोसिएशन टेस्ट, यानी कि IAT, इम्प्लिसिट एसोसिएशन टेस्ट। यानी कि आप इम्प्लिसिट होकर एकदम से आपके विचार क्या आते हैं ब्रेन के अंदर, तब उससे हमें समझ में आना है। साइंटिस्ट ने इससे समझ में आया कि जो इंसान कोई स्टेटमेंट दे रहा है और जो इंसान कुछ मानता है, वो दोनों चीज़ें बहुत अलग अलग हो सकती है। ये तो बहुत इजी चीज़ है, ये तो हम भी मानते हैं कि इंसान कहता कुछ है मानता कुछ है, लेकिन क्या ये बात उसको भी पता होती है कि उसके बिलीफ अलग है और वो बोल अलग रहा है? यानी कि हम देखें तो थोड़ा डिसोनेंस दिखाई दे रहा है दोनों बातों के अंदर। तो क्या ये बात सच है? क्या उसको समझ में आ रही है? उसी को समझने के लिए जो IAT टेस्ट था, इसको दो चीज़ों के ऊपर बनाया गया। पहला जो चीज़ था वो थे वर्ड्स, यानी कि शब्द। दूसरे वो थे कंसेप्ट। एक होता है वर्ड, शब्द, एक होता है कंसेप्ट। कंसेप्ट क्या होता है कि आपको कोई चीज़ को समझना है, एक ऐसी चीज़ जो आप समझ सकते हैं, उसके बाद आप उसको अपने हिसाब से अपने शब्दों में जैसे समझाना चाहें वैसे समझा सकते हैं। जैसे ये आर्टिकल इंग्लिश भाषा में लिखा हुआ है, लेकिन मैं अपने शब्दों में इसको आप लोगों को अच्छे से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं ऐसा तो नहीं है कि आर्टिकल से ही कुछ पढ़ के ऐसा कर रही हूँ, राइट? तो ये होता है आपका वर्ड्स। अब इन दोनों चीज़ों को जब साथ में मिला दिया जाए, और देखिए कभी भी जो कॉन्सेप्ट होते हैं ना, या अंडरस्टैंडिंग होती है, वो हमें समझ में आती है कि वो हमारे दिमाग में बनती है जब कोई चीज़, जब कोई एक्सपीरियंस, जब कोई अनुभव बार बार एक ही जैसे होने लग जाए। हम उन दोनों चीज़ों को जब समझते हैं तो क्या वर्ड जो है वो हमारे कॉन्सेप्ट के साथ में रिलेट कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, उससे हमें समझ में आता है कि कोई इंसान क्या सोचता है, क्या उसका बिलीफ है और क्या उसका व्यवहार है। अब इसको टेस्ट करने के लिए क्या किया जाता है कि कुछ शब्द लेकर आए जाते हैं, जैसे कि थिन, फैट यानी मोटा, पतला, गोरा, काला, ऐसे शब्द लाए गए और उसी को असाइनमेंट दिया गया गुड बैड इनटू कैटेगरीज के अंदर कि इनको डाल दीजिएगा। अब ये जो था, अब इंसान सोच लेगा, तो इसी वजह से इनको टाइम नहीं दिया गया, रैपिड रिवीजन हुआ। एकदम से क्या हुआ, रैपिड फायर की तरह यहाँ पर पूछा गया सवाल और आपको जल्दी जल्दी गुड बैड में बताना। आपसे बोला गया काला, तो आपको बताना गुड या बैड। आपको बोला गया थिन, आपको रखते जाना है बहुत स्पीड के साथ, आपके माइंड को सोचने का समय नहीं मिल रहा है। अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपके माइंड को यहाँ पर सोचने का समय नहीं दिया जा रहा है और यहाँ से आपसे पूछी जा रही है। तो इससे जो स्टडीज़ निकल कर आती हैं, अब मैं ये आपको आंकड़ों में नहीं बताना चाहूँगी कि किसकी क्या 60,000 में से स्टडी आई, लेकिन इससे जो हमें समझ में आया वो हम समझते हैं। देखिए, एक तो ये बात सच है कि मॉडर्न जेनेटिक्स जो है वो बता रही है सभी के सभी ह्यूमंस इक्वल हैं, लेकिन हमारा जो ये डिफरेंस है एक कल्चर से, एक सोशल ग्रुप से, उसको हम एक्चुअली के अंदर सूडो स्पेशलाइजेशन बोलते हैं। यानी कि स्पीशीज़ के अंदर में सूडो, कोई चीज़ फेक हो जाना, सूडो फेमिनिज्म भी होता है। कोई चीज़ यानी कि वो आप बिल्कुल उसके ऊपर टिके नहीं हो, उसके कंसेप्ट क्या है, उसका बेसिक डिमांड क्या है, उसकी असलियत क्या है,
उसको आप नहीं मान रहे हो। अभी बहुत सारी ऐसी रिसेंट स्टडीज़ में ये देखा गया है कि ब्रेन जो होता है वो हमारी इंफॉर्मेशन को ग्रुप्स में रखता है। एक होते हैं अस, दूसरे होते हैं आउट ग्रुप, यानी कि देम, अलग अलग रखता है। हमारी खुद की ग्रुप के अंदर हमारी क्या भावनाएं हैं वो अलग है, दूसरों के प्रति हमारी क्या है वो अलग है। ये जो स्टडी पब्लिश होती है, जो टेस्ट मैं अभी तक आप लोगों को समझाती हूँ, ये स्टडी पब्लिश होती है मार्च 18 2024 में फ्रंटियर इन साइकोलॉजी के अंदर, जहाँ पर साइकोलॉजी का मानना था कि हमारा ब्रेन जो होता है वो एक्चुअली में कैटेगरीज बनाकर रखता है, अस और देम की कैटेगरीज, हम और वो, ये दो कैटेगरीज हैं जो बनाई जाती हैं। रिसर्चर्स ने हाफ जो ग्रुप था जिसमें बहुत सारे नौजवान थे उनको पार्टिसिपेट करने के लिए बोला और उनसे पूछा कि डिस्क्राइब करो आप वाइट पीपल को ब्लैक पीपल से इंडिविजुअल लेवल पे, कि आप अलग अलग करके उनको बताओ। उन्होंने पूछा कि ये जो आप जो डिस्क्राइब कर रहे हो इसको अपनी अपनी फॉर्म में, अपने शब्दों में बता दीजिए कि ब्लैक पीपल कौन होते हैं, वाइट पीपल कौन होते हैं, स्पीशीज़ में आपने बांट दिया। फिर यहाँ पर हम दूसरा देखते हैं कि कुछ लोगों को बोला कि आप यंग को, यानी जवान लोगों को डिफरेंट कीजिए ओल्ड पीपल से, जो बूढ़े लोग होते हैं, ओल्ड पीपल जो होते हैं उनसे डिफरेंशिएट कर दीजिए, अलग से बता दीजिए। और यहाँ से समझ में आता है कि लोगों का नज़रिया कैसा है, समझ में कैसे आते हैं। अब इसके जो निकल कर आते हैं टेस्ट वो क्या है, यहाँ से हमें समझ में आ रहा है कि बायसनेस जो होती है वो लर्नड की जाती है, सीखी जाती है। बायसनेस कभी भी जन्म से नहीं आती। आप ऐसे नहीं होते हो कि आप जब शुरुआत में होते हो तो आप एक्चुअली के अंदर सभी को एक जैसा ही मान रहे हो, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा कि न्यूरो इमेजिन करने के बाद में आपके दिमाग की ये जो न्यूरो इमेजिन बनाई गई है, न्यूरॉन्स की इमेज छापी गई है, उससे समझ में आता है साइकोलॉजी की रिसर्च के साथ में कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग की जो है ब्रेन की वो डिफरेंट होती है जब हम बात करते हैं अस और देम की। और ब्रेन के अंदर एक ऐसी जगह है, एक ऐसी रीजन है जिसको एक्टिवेट किया जाता है जब आप किसी डायरेक्ट एक्सपीरियंस, मान लीजिए कि आपको किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा पेन हुआ है, किसी चीज़ से आपको बहुत दुख हुआ है, या फिर कोई चीज़ ऐसी है जो आपके अंदर एम्पैथी जगाती है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा दया भी जगाती है। उन दोनों दर्द की वजह से, उन दोनों पेन के अंदर आपके जो ब्रेन के पार्ट होंगे उसमें सबसे बड़ा काम होता है एंटीरियर सिंगुलेट कॉरेक्स का और इंसुला का। अब पहली रिपोर्ट ये दिखाती है कि सिलेक्टिव प्रोसेसिंग जो होती है वो 1 डिकेड पहले ऑलरेडी हो चुकी है, और पीपल, जैसे कि कुछ पीपल हैं जो मान लीजिए डिस्ट्रेस थे, परेशान थे, जो नेचुरल डिजास्टर से यहाँ पर परेशान थे, जो नॉन पेनफुल सिचुएशन में गए थे, उनसे उनकी जो सोचने की क्षमता है वो बिल्कुल अलग होती है। इमेज को जब ब्रेन में दिखाया गया तो ये समझ में आता है कि कुछ लोग जो कि यहाँ पर रेशियल ग्रुप रखते हैं, यानी कि रेस के अंदर में क्या कर रहे हैं, भेदभाव मानते हैं, कहते हैं या तो हम सुप्रीम है या तो दूसरे लोग सुप्रीम है, बहुत दूसरी रेस जो है वो बड़ी है। यहाँ पर उन लोगों के दिमाग के अंदर एक ऐसा रीजन होता है, एक ऐसा दिमाग का हिस्सा होता है जिसको हम देखते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी मात्रा में उभर चुका होता है। तो उसको अगर हम बात करें तो उसका नाम जो कह सकते हैं वो हम कह देते हैं एम्बलिगाडा। तो ये जो हिस्सा होता है, स्पेसिफिक पार्ट, इसका एक सबसे बड़ा पार्ट ये होता है कि ये आलमंड शेप्ड रीजन होता है, आलमंड की तरह दिखाई देता है और बहुत ही डीप में है ब्रेन के अंदर। और ये हमें बताता है कि एक्चुअली में जो आपको थ्रेट लग रहे हैं, किसी से को खतरा महसूस हो रहा है, फियर लग रहा है, तो आप उसको लर्निंग जो कर रहे हो उसी की वजह से बायसनेस यहाँ पर आ जाती है। तो बायसनेस का क्या मतलब है, एक्चुअली में जब आप किसी को नापसंद कर रहे हो तो इसका एक बड़ा मतलब ये होता है कि या तो आपको उनसे खतरा लग रहा है या आपको उनसे डर लग रहा है। ये दो कंडीशन इसके पीछे एक भूमिका जो है वो उसकी बना सकती हैं। अब हम समझे तो ये बात यहाँ पर कंक्लूडन में हम ये समझ सकते हैं, समझने की अगर कोशिश की जाए तो, कि कैसे अगर आपको आगे कभी पता चलता है कि कोई कम्युनिटी या कोई जो इंडिविजुअल है वो ख़राब है, अच्छे नहीं है, तो हो सकता है कि आपके ब्रेन की बायोलॉजी ने कुछ चीज़ों को मिस इंटरप्रेट कर दिया हो, कुछ चीज़ों को गलत तरीके से सामने रख दिया हो, वैसी वो ना हो जैसी अभी दिखाई गई है। नेक्स्ट आर्टिकल अगेन बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जीएस पेपर 1 में हम इसको देख पाएंगे, ज्योग्राफी के पार्ट से, फिजिकल ज्योग्राफी से, और उससे अलग ये प्रीलिम्स के लिए एक
वर्ड्स की तरह हो सकता है कि आपसे पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में। बात है कैटाटुम्बो लाइटिंग की। तो ये कैटाटुम्बो लाइटिंग जो होती है वो क्या है, एक करंट जो आपको दिखाई दे रहा है फोटो की तरह, ये क्या होती है? तो कैटाटुम्बो लाइटनिंग जो होती है वो एक्चुअली में एक नेचुरल फिनोमिना है और बहुत ही मिसमराइजिंग है। आप सोचिए ना कितना खूबसूरत ये दिखाई दे रहा है कि सन जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है, स्काई बिल्कुल पर्पल हो चुका है, यहाँ से बहुत सारी लाइटनिंग आ रही है बाहर निकल के, तो थोड़ा मिसमराइजिंग है, थोड़ा खूबसूरत भी लगता है, थोड़ा डरावना भी लगता है। लेकिन ये होता क्यों है और ये किसी स्पेसिफिक कारणों की वजह से ही क्यों होता है, किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे ही क्यों होता है? क्या आपने इंडिया में ऐसा देखा है? नहीं देखा है। तो ये जहाँ हो रहा है वो एक्चुअली में लोकेशन है वेनेजुएला की। वेनेजुएला जो होती है वो हम देख पाते हैं साउथ जो अमेरिका है उसके हम सबसे इधर वाली कंट्री को क्या बोलते हैं? वेनेजुएला बोलते हैं। वेनेजुएला के अंदर एक रिवर है जिसका नाम है काटाटुम्बो। अब उसी रिवर के ऊपर ही ये फिनोमिना होता है, उस रिवर से बाहर ये नहीं निकल रहा है, इसी वजह से इसका जो नाम पड़ गया, ये जो लाइटनिंग होती है इसका नाम ही पड़ गया है काटाटुम्बो लाइटनिंग। देखिए ये जो रिवर होती है इसका होने का क्या कारण है, अब ये ज़रा समझ लेते हैं। हम देखते हैं कि देखिए अभी कुछ कारण है, जैसे कि एक यूनिक कंडीशन बनती है, एक इस तरीके की विचित्र घटना स्थिति हो जाती है जिसके अंदर काटाटुम्बो लाइटनिंग बनती है। उसका कारण क्या है? गर्म हवाएं। जब जो गर्म हवाएं होती हैं और मोस्ट एयर जो होती है कैरेबियन सी से, जब वो एक दूसरे की तरफ पुश हो रही है, एक दूसरे की तरफ आ रही है, एक तरफ से क्या हो रहा है? गर्म हवाएं आ रही हैं, दूसरी तरफ से हम देखते हैं कि मॉइस्ट नमी को लेकर कुछ हवा जो है वो आ रही है कैरेबियन सी से होती हुई और एक दूसरे की तरफ वो आ रही है। अब एक दूसरे की तरफ जब वो मिलती होती है तो वो कहाँ मिलती है? एंडीज माउंटेन के ऊपर। आपको पता होता है कि जो ठंडी हवाएं होती हैं जिसमें नमी है, अगर उसको ऊपर के ऊपर एटमॉस्फेयर में कहीं पे भी कोई भी कंसंट्रेशन मिलता है, पोल्यूटेंट मिलता है, तो वो क्या करेगी? उसको अपने साथ मिलाएगी, उसके साथ में उस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन बोलेंगे, कंडेनाइजेशन। और इसका क्या होगा कि कंडेंस हो रहा है, यानी कि बादल बन रहे हैं। तो ये जो बादल की फॉर्मेशन है, क्लाउड्स की फॉर्मेशन है, ये एक्चुअली के अंदर क्या बनती है कि ये जो गर्म और ठंडी हवा नमी के साथ में और एक ऐसे एटमॉस्फेयर में एंडीज की माउंटेन पे मिल रही है जहाँ ऑलरेडी जो टेम्परेचर है वो ठंडा हो गया है। तो ये जो ठंडी हवाएं है ये क्या करती है? नीचे की तरफ आना शुरू कर देती है, क्योंकि हमें पता है कि टेम्परेचर और जो प्रेशर होता है वो होते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे प्रेशर घटता जाएगा। तो इसी वजह से जो चीज़ प्रेशर, अब ठंडी हवा तो उसके ऊपर प्रेशर ज़्यादा है तो वो क्या होंगी? नीचे आना शुरू कर देंगी। गर्म हवाएं क्योंकि एक दूसरे से टकरा रही हैं, कोई भी चीज़ एक दूसरे से टकराएगी तो क्या होगा? या तो वो ऊपर की तरफ जाएंगी या उनमें से एक नीचे आ जाएगी, दूसरी ऊपर की तरफ चली जाएगी। यूजुअली हम देखते हैं कि दो हवाएं जब आपस में टकराती हैं तो एक हवा जो होती है वो ऊपर की तरफ चली जाती है, लेकिन यहाँ पर जो गर्म हवा है वो ऊपर ही रह जाती है और जो ठंडी हवा है वो नीचे की तरफ यहाँ पर मुड़नी शुरू हो जाती है। इस कोलाइजन की वजह से एक थोड़ा सा स्ट्रॉम टाइप यहाँ पर हम देख पाते हैं आसपास के एरिया में, यानी कि थोड़ा सा स्ट्रॉम यानी कि थोड़ा सा तूफान जैसा दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से जो वार्मर एयर है वो और ज़्यादा स्पीड से राइज करती है और ज़्यादा स्पीड से ऊपर की तरफ जाती है। और हम देख पाते हैं कि जो लोकल लैंडस्केप है उसकी शेप पे इस पर फ़र्क पड़ रहा है। अब जो ये गर्म हवा थी जो बहुत ऊपर पहुँच चुकी है, अब वो ऊपर पहुँच चुकी है तो सीधी सी बात है वो ठंडी भी होगी, राइट, क्योंकि ऊपर जो एटमॉस्फेयर है वो ठंडा है थोड़ा। अब वो ठंडी भी हो रही है, फिर वो कंडेंस भी करती है और कंडेंस करने की वजह से वहाँ पर फिर हम देखते हैं कि क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बनते हैं। जब ये स्ट्रॉन्ग विंड्स, ये जब ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हवाएं टेम्परेचर डिफरेंस होने की वजह से एकदम से जब ये ठंडे टेम्परेचर में एंटर करती है तो वहाँ पर जनरेट होती है इलेक्ट्रिकल चार्ज। उसी बादल के अंदर ये इलेक्ट्रिकल चार्ज जो होता है वो क्या होता है? बाहर निकल जाता है। ये था इसका पूरा का पूरा प्रोसेस। ये लगभग 5 किलोमीटर से ज़्यादा की हाइट के ऊपर बनते हैं। ये जो नदी की हम बात करें काटाटुम्बा की, उससे 5 किलोमीटर अबोव है। हम देख पाते हैं कि ये साल के अंदर कम से कम 160 दिनों में या नाइट्स में ज़्यादातर होती है, 160 नाइट्स में ये हो जाती हैं। एवरेज लगभग 28 लाइट आती है 1 मिनट के ऊपर, यानी कि 1 मिनट में 28 जो बिजलियाँ हैं, लाइट जो होती है वो यहाँ पर होती है पीक के ऊपर, खास करके एंडीज़ की जब हम बात कर रहे हैं। और इसका कारण है क्योंकि ये जो करंट है वो लगातार फ्लो होता रहता है।
ये जो वेनेजुएला है और उसके अंदर जो कुटुम्बो लाइटिंग है, इसको यहाँ पर लाइटनिंग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है जो अगेन आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर दिखाई देता है। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं जो कि है इट इज़ टाइम टू ऑपरेशनलाइज द इंडियन डिफेंस यूनिवर्सिटी। देखिए ये जो आर्टिकल है ये बात कर रहा है कि कैसे इंडिया के अंदर इंडियन डिफेंस यूनिवर्सिटी की ज़रूरत है, यानी कि इंडिया में इंडियन डिफेंस यूनिवर्सिटी प्रॉपरली नहीं है, इसी वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, उसको चालू करना पड़ेगा। इम्पोर्टेंट कहाँ हो जाती है, जीएस पेपर 3 में हम देखेंगे कि यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट हो जाती है डिफेंस के अंदर, इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर, डिफेंस के अंदर। जीएस पेपर 1 में बात करें तो हम इसको सोशल जस्टिस और जो सोशल स्कीम्स होती हैं उसमें एजुकेशन के अंदर भी देख लेंगे। फिर अब कोई प्रॉब्लम हो रही है, ऑपरेशनलाइज अगर कोई चीज़ नहीं हुई है तो इसका मतलब कोई समस्या है तो गवर्नेंस में भी इसका जीएस पेपर 2 के अंदर हम देख पाएंगे कि इसको ऑपरेशनलाइज करना पड़ेगा। इथिक्स में भी आप इसको इंटरलिंक कर सकते हैं कि कोई चीज़ ऐसी बन रही है या बनी नहीं है, गवर्नेंस में कोई प्रॉब्लम थी, इम्प्लीमेंटेशन की प्रॉब्लम थी, तो अब आप उसको सुधारेंगे कैसे। तो इन आर्टिकल से आइडिया लेना चाहिए ऐसे कि अगर ऐसी केस स्टडी आ जाती है तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो सोल्यूशन देने वाले हैं यहाँ पर एडमायरल करमबीर सिंह, जो कि हमारी नेवी के 24वें चीफ रह चुकी हैं, तो वो हमें बताएंगे अच्छे से, तो उन सॉल्यूशंस को हम भी लिखेंगे, बेहतर नंबर आएंगे। शुरुआत ये करते हैं कि कैसे एक ग्रीक थिंकर होते थे थुथाइडिस नाम के, जिनको याद रखा जाता है क्योंकि उन्होंने एक ऐसे स्टेटमेंट की, उन्होंने बोला कि अगर किसी नेशन को, किसी देश को आप अलग अलग करते हो, उसके जो स्कॉलर हैं, उसके जो पढ़े लिखे लोग हैं, नीति निर्माता, अगर आप उनको अलग कर देते हो वॉरियर्स के साथ में, लड़ाकुओं के साथ में, तो आपने एक ऐसा देश बना दिया जिसको रूल तो करेगा, जिसकी जो थिंकिंग होगी वो की जाएगी कॉवर्ड्स के द्वारा, यानी कि कायर लोगों के द्वारा, और जो फाइट की जाएगी उसके लिए वो की जाएगी फूल्स के द्वारा, यानी कि मूर्खों के द्वारा, कि मूर्ख लोग जो है वो उस देश में लड़ रहे हैं और कायर लोग उस देश में नीति जो है बना रहे हैं। तो क्या जो वॉरियर होने चाहिए वो भी एक्चुअली के अंदर स्कॉलर होने चाहिए। यस, इट इज़ इम्पोर्टेंट कि यहाँ पर हम जो हमारा डिफेंस है, हमारे जो वॉरियर्स हैं, उनके स्टैंडर्ड को अपग्रेड करें, उनको ऐसी टेक्नोलॉजी और ऐसी एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाए जो उसके ऊपर वो बेहतर तरीके से लिख पाए, सोच पाए। अब इसमें कोई सरप्राइज़ नहीं है कि बहुत सारे नेशंस में ऑलरेडी ये जो डिफेंस की यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये इनको ऑलरेडी एस्टेब्लिश किया जा चुका है। और ये की क्यों जा रही है, क्योंकि यहाँ पर बात की जा रही है एकेडमिक रिगर को बढ़ाने की, प्रमोट करने की, और जो स्ट्रेटजिक थिंकिंग होती है आर्म फोर्सेस के अंदर में, उसको भी ताकि इन्हेंस किया जा सके। इंडिया के खुद के पड़ोसी की बात करें जो कि है पाकिस्तान, तो हम देख पाएंगे कि कैसे पाकिस्तान के अंदर भी 2 यूनिवर्सिटीज़ आर्म फोर्सेस की ऑलरेडी बन चुकी हैं, चालू हो चुकी हैं। चाइना की अगर हम बात करते हैं तो चाइना में 3 ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि टोटली यहाँ पर इंडियन डिफेंस यूनिवर्सिटी या प्रॉपरली जो डिफेंस यूनिवर्सिटी होती है उन्हीं के हिसाब से उसको बनाया गया है। बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट बनाया गया है जिसमें 60 चाइनीज यूनिवर्सिटीज़ हैं जो मिलिट्री एंड सिक्योरिटी लिंक्स वहाँ पर दे रही हैं, प्रोवाइड करवा रही हैं। और इन सब के अंदर इंडिया जो कि काफ़ी उभर रहा है, अपनी ग्लोबल पोजीशनिंग को बढ़ा रहा है, नाम कर रहा है, उसमें हम देख पाते हैं कि एक प्रॉपर इंडियन डिफेंस यूनिवर्सिटी की अब्सेंस जो है वो अब कंसर्न करने लगी है, चिंतित करने लगी है हमारे उत्तर को। प्रोफेशनल मिलिट्री एजुकेशन की ज़रूरत क्यों है। देखिए, जब हम बात करते हैं वॉर की, जब हम बात करते हैं युद्ध की, तो हमें पता है कि जो नेचर होता है वॉर का वो कांस्टेंट एक्चुअली में होता है, वो काफ़ी ज़्यादा बदलता नहीं है, सबको पता है कैसे लड़ना है। लेकिन जब आपको कोई प्रीमियम आप इम्पोज कर रहे हो कैरेक्टर, जब आप मिलिट्री एजुकेशन दे रहे हो, यहाँ पर एकेडमिक प्रिपरेशन करवा रहे हो ताकि आपको करंट आज के समय की जो समस्या है और जो फ्यूचर के सिक्योरिटी चैलेंज होने वाले हैं उन दोनों को हैंडल करना आ जाए, तब आप अपने देश को और अपनी वॉर को और अपनी आर्मी को ज़्यादा मजबूत बना रहे हो। डायनेमिक और जो क्योटिक करेक्टर होता है वारफेयर का, वहाँ पर पता नहीं होता है कि कब कहाँ से क्या बदलाव हो सकता है, वो ऑलरेडी डिस्प्ले हो चुका है यूरोप और वेस्ट एशिया के अंदर। जब हमने मिलिट्री ऑफिसर्स को देखा है कि उनको जो रिजल्ट लेकर आना चाहिए था, उनको जो इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए थी, सर्कमस्टेंसेस जब बदल जाते हैं तो वो उनको मीट ही नहीं कर पाए, वो चैलेंजेस से लड़ ही नहीं पाए। तो उनको एम्पावर करने के लिए ही हम देखते हैं कि कैसे प्रोफेशनल मिलिट्री एजुकेशन यहाँ पर कॉलेजेस वगैरह बनाए जाते हैं यूरोप के अंदर। तो इन सब से हमें सीख ले लेनी चाहिए। क्या इंडिया लड़ने के बाद में और परेशान होने के बाद में अब सीख ले
मिलेगा। तो ये जो PME है यानी कि प्रोफेशनल मिलिट्री एजुकेशन है, ये USA में भी आ जाती है, USA के अंदर भी हम इसको देखते हैं। इंडिया के अंदर भी अगर बात करें तो इंडिया में भी 2010 से ही बात हो रही है कि इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए यहाँ पर एक एक्चुअली के अंदर इंडियन डिफेंस यूनिवर्सिटी प्रॉपरली बनी होनी चाहिए। अब क्या होता है, हमारी क्या डिफेंस यूनिवर्सिटी ऐसे कुछ है, मिलिट्री के अंदर कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रहा है? नहीं, आपको एक एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है। एंट्रेंस के बाद में हम देख पाते हैं, डिपेंड करता है आप किस पोस्ट के लिए दे रहे हो, आपको सिलेक्ट किया जाता है कुछ टाइम के लिए, 11 महीनों से लेकर हम देखते हैं 2 साल तक के बीच में अगर आप ऑफिसर रैंक में हो तो आपकी ट्रेनिंग होगी और उसके बाद में आप डायरेक्टली काम पर छोड़ दिए जाओगे। लेकिन आपने कोई प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में जाकर कोई 3 या 4 साल का कोई करिकुलम यहाँ पर अच्छे से बेहतर तरीके से नहीं पढ़ा और इसी वजह से इसकी यहाँ पर ऑथर को कमी दिखाई दे रही है। फिलहाल बात यही है कि देखिए इंडिया के अंदर और भी बहुत वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग और एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं जो रन किए जाते हैं इंडिया की आर्म फोर्सेस के द्वारा, तो क्यों ना यहाँ पर एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग इकोसिस्टम को भी लेकर आया जाए ताकि मल्टी डिसिप्लिनरी जो अप्रोच है स्ट्रेटेजिक थिंकिंग की, हमारा जो हर सोल्जर है वो स्ट्रेटेजिकली सोच पाए, उसके सोचने की जो क्षमता है उसको डेवलप किया जाए। अनदर अगर हम बात कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज़ के साथ में देखिए कुछ डिग्री कॉलेजेस अभी भी हैं, आप में से सोचेंगे, लेकिन अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी में डिग्री कॉलेजेस दे देते हैं तो वो एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है, वो उपयुक्त समाधान दिखाई नहीं देता है। उसका कारण ये है क्योंकि IDU यानी कि जो कि यहाँ पर इंडियन डिफेंस यूनिवर्सिटी है वही शॉर्टकमिंग की प्रोफेशनल लेवल पे जाके हाईएस्ट मिलिट्री लर्निंग एक प्लेटफॉर्म बन सकती है। अदरवाइज जो दूसरे प्लेटफॉर्म्स है जैसे कि यहाँ पर राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी है गुजरात के अंदर RRU, उसमें कुछ कोर्सेज हैं, लेकिन वो आप अगर उनको कंपेयर कर रहे हो IDU को इंडियन डिफेंस यूनिवर्सिटी को, तो आप एक्चुअली में एक सेब के साथ में संतरे को जो कंपेयर होता है वो करने की बात यहाँ पर कर रहे हो। क्या आप एक सेब को और संतरे को कंपेयर कर सकते हो? क्या उनके गुण, उनकी क्वालिटी दोनों बराबर होती है? हाँ, कुछ लोग कर सकते हैं, लेकिन वो करना ठीक नहीं है। तो यही बात है कि जितनी सेब है उतनी अच्छी यहाँ पर इंडियन डिफेंस यूनिवर्सिटी होने वाली ही है, और जितना संतरे के गुण होते हैं उतना यहाँ पर जो काम है वो RRU के द्वारा भी किया जा रहा है। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं जो कि है कोविड वायरस इज स्टिल हेयर, व्हाई आरंट मोर पीपल फॉलिंग इल। देखिए आर्टिकल लिखा गया है अमिताभ सिन्हा के द्वारा, इंडियन एक्सप्रेस में ये छापते हैं एक्सप्लेन पेज पे। कहते हैं कि कोविड-19 जो है वो अभी भी यहाँ पर है, लेकिन अभी भी होने के बाद में भी ज़्यादा लोग अब बीमार क्यों नहीं पड़ रहे, इसका क्या कारण है? बात करें तो शुरुआत में ये इंट्रोडक्शन देते हुए बताते हैं कि कैसे जो कोविड-19 है वो हम सब की डिस्टेंट मेमोरी अब बनने लगा है कि हाँ एक समय पे कोविड आया था। हम देखते हैं 3 साल लगभग हो चुके हैं अभी इंडिया के अंदर। कोविड-19 सबसे पहला जो सबसे बुरा फेज आता है वो आता है मई 2021 में, जिसमें हम देखते हैं 1.2 लाख लोगों की मौत हो जाती है। 20% जो डेथ हुई थी वो एक्चुअली में इंडिया के अंदर जितनी भी डेथ होती है इस समय के अंदर वो कोविड के कारण हुई थी, 20% लोग। पहले 3 हफ्तों के अंदर हम देखते हैं कि हर रोज यहाँ पर 3 लाख पॉजिटिव केस निकल कर आ रहे थे। डेली डिटेंशन जो था वो भी यहाँ पर 3 साल पहले काफ़ी जो सबसे ज़्यादा हुआ था, बड़ी हैरानी की बात है, हम देख पाते हैं कि वो भी जो हुआ था वो हुआ था मई 6, 2021 को, जहाँ पर 4,14,000 जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर पॉजिटिव मिले गए। अब क्राइसिस जो है वो तो धीरे धीरे ख़त्म हो गया, नुकसान जो इसके इतने ज़्यादा दिखाई दे रहे थे वो भी हम देखते हैं कि धीरे धीरे कम होने लगे। फिर इसके बाद में जो दूसरा वर्जन आया वो आता है ओमिक्रॉन। लेकिन ओमिक्रॉन जब ये वेरिएंट करके आता है, बदल के आता है, तो दिखाई देता है कि ये ज़्यादा लोगों को तो हो रहा है, ये बात तो सच है कि ज़्यादा लोग इससे ग्रसित हो रहे हैं, लेकिन इससे डेथ कम हो रही है, मौत कम हो रही है, तो लोगों ने इसको इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लिया। उसके बाद फिर से यहाँ पर एक वेरिएंट आता है जिसको हम देखते हैं GN1 के नाम से। अब ये ओमिक्रॉन से भी ज़्यादा, मान लीजिए एक कोविड का फेज़ था जो कि यहाँ पर 10 लोगों को फेज़ यहाँ पर एक्टिव हो रहा था, लग रहा था, उसमें से हम देखते हैं 2 लोगों की डेथ हो जा रही थी। ओमिक्रॉन आता है वो 10 को हो रहा है लेकिन एक की भी डेथ नहीं हो रही है, एक की डेथ हो रही है। फिर हम देखते हैं GN1 आता है कि ये अब हो तो रहा है, ये 12 को हो रहा था, हम देखते हैं ये हो तो रहा है 15 लोगों को, ओमिक्रॉन से भी ज़्यादा असर कर रहा है, लोगों के पास जा रहा है, लोगों को हो जा रहा है, लेकिन उनकी डेथ नहीं हो रही है। इसका क्या कारण है? अभी क्या होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से 5 मई 2023 में कोविड-19 को ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी की लिस्ट से हटा दिया जाता है। बताया जाता है कि अब ये वैश्विक स्तर पे एक जो यहाँ पर पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है वो नहीं रही है।
इसका कारण ये है कि अब जो लोग हैं एक्चुअली के अंदर उनको पहले ही वैक्सीन लगाई जा चुकी है, बहुत सारे लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, और कुछ ऐसे लोग हैं जिनको वैक्सीन नहीं भी लगी तो नेचुरली क्योंकि उनको वायरस हो गया था तो उनकी बॉडी में जो इम्यूनिटी है वो डेवलप हो चुकी थी। और इन्हीं कारणों की वजह से दो जो मेन कारण है जिसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी स्ट्रेंथन हो गई है, हम देख पाते हैं कि ये जो कोविड है जो आज के समय पे भी लगभग रोज के 802 केसेस हो रहे हैं, लेकिन अब हम लोग क्या है वो स्ट्रॉन्ग हो गए, तो इसी वजह से ये असर नहीं कर रहा है। अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है जीएस पेपर 3 में ही, हेल्थ के अंदर हम इसको देख पाएंगे, इकोनॉमी के अंदर भी देख पाएंगे, फिर आप इसको देख सकते हो जर्नल साइंस के अंदर भी प्रॉब्लम्स के लिए कि इम्यूनिटी क्या होती है, क्या वायरस अगर एक बार हो जाता है तो आपका इम्यून सिस्टम आप उससे लड़ जाते हो, बच जाते हो, बाहर निकल जाते हो, तो उसको पहचान लेता है, क्या वापस से उसको नहीं होने देता है, तो ये सब वो फैक्ट है। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बात करते हैं जो कि आज का लास्ट आर्टिकल भी है। कह रहा है व्हाट इज आर्टिफिशियल जर्नल इंटेलिजेंस एंड व्हाई आर पीपल वरीड अबाउट इट। देखिए अभी क्या होता है कि रिसेंटली एक इंटरव्यू दिया जाता है ओपन एआई सीईओ सैम ऑल्टमैन के द्वारा। सैम ऑल्टमैन कौन है? जिन्होंने चैट जीटीपी बताई। वो कहते हैं कि वो इन्वेस्ट करने को तैयार हैं, वो बिलियंस ऑफ डॉलर लगा देंगे, लेकिन वो एक दिन जर्नल इंटेलिजेंस को लेकर यहाँ पर आएंगे, आर्टिफिशियल जर्नल इंटेलिजेंस। तो क्या है ये जनरल इंटेलिजेंस? हम देखते हैं एजीआई जो होती है वो एक ऐसी मशीन या ऐसे सॉफ्टवेयर को यहाँ पर रेफर कर रही है जिसका काम होता है कि वो बिल्कुल ह्यूमन कॉग्निटिव स्किल के साथ मैच कर सके। कॉग्निशन क्या होता है? आपकी सोचने की क्षमता, आपकी माइंड। तो कॉग्निटिव जो स्किल्स हैं ह्यूमंस की वो जिसके साथ में बिल्कुल बराबरी कर पाएगी उसको हम बोल देंगे आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। अब इसके अंदर वो रीजनिंग भी करेगी, उसके अंदर कॉमन सेंस भी होगी, वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी कर पाएगी कि ज़रूरी नहीं है वो जो उसको बताए गए हैं सारे के सारे पाथ जो है उन्हीं पे बात करे, वो वैसे भी सोच पाएगी, बेवकूफ़ी का भरा कुछ भी सोच पाएगी। बैकग्राउंड उसको नॉलेज होगी, वो कॉज और इफेक्ट के अंदर अंतर करना शुरू कर देगी, किसी चीज़ का कारण क्या है और किसी चीज़ का प्रभाव क्या होगा, तो इस चीज़ को वो समझना शुरू कर देगी। तो क्या आज की एआई ऐसा नहीं कर पाती है? नहीं कर पाती है। इसका कारण क्या है? जो मेन डिफरेंस है आज की एआई और एआई यानी कि एजीआई के अंदर, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस के अंदर, वो यही है कि आज की जो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो नैरो एआई है, यानी कि काफ़ी कम है। उसकी जो स्कोप और कैपेबिलिटीज़ जो होती हैं वो यहाँ पर जर्नल एआई से कम होंगी। आज की एआई ऐसे ही काम करती है जैसे आपने एक गेम बना दिया चेस, अब वो केवल चेस के अंदर परफेक्ट है, वो और चीज़ों में आपसे कोई बात नहीं कर सकती। आपने चैट जीटीपी बताया तो वो क्या कर सकती है? वो केवल ह्यूमन लाइक आपको मैसेजेस को दोबारा से दे सकती है, इसके अलावा वो और कुछ काम नहीं कर सकती खास। तो यही होगा कि एजीआई सब कुछ खुद में ही कर पाएगी, ह्यूमंस की तरह सोचने की पूरी पूरी क्षमता वो कोशिश करेगी। खैर बात करते हैं तो अब लोगों को इससे क्या प्रॉब्लम है, लोगों को क्यों चिंता होनी चाहिए? देखिए वैसे तो ये हमें हेल्प भी करेगी। हेल्प कैसे करेगी? हर चीज़ को नेगेटिव लेने की बजाय एक बार उसका पॉजिटिव साइड भी देखना चाहिए। हम देखते हैं कि थ्योरी के अंदर एआई जो है उसके काफ़ी सारे बेनिफिट हैं, जैसे कि हेल्थ केयर के अंदर ये बहुत ही ज़्यादा डायग्नोसिस जो होते हैं, किसी को ट्रीटमेंट करने से पहले आप उनकी जाँच करते हैं, उसको रीडिफाइन कर देगी, बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा मदद होगी, बहुत अच्छे से समझ पाएगी सिम्टम्स को, ह्यूमन कैपेबिलिटी से भी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, ट्रीटमेंट प्लानिंग हम अच्छे से कर पाएंगे, पर्सनलाइज मेडिसिन यहाँ पर बना पाएंगे लोगों के लिए कि ठीक है आपको ये बीमारी है तो आपकी डीएनए, आपकी पूरे शरीर की जो रिपोर्ट्स है उनके हिसाब से आपको ये मेडिसिन लेनी चाहिए। बहुत ही वास्ट डाटा जो होता है उसको ये एनालाइज कर पाएगी कम समय के अंदर, जो कि ह्यूमंस के पास क्योंकि इतना समय नहीं होता है तो नहीं कर पाता है। ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करेंगी। बात करते हैं फाइनेंस और बिजनेस की, तो एजीआई यानी कि आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस ऑटोमेट वेरियस प्रोसेस करना शुरू कर देगी, डिसीजन मेकिंग खुद से कर लेगी, रियल टाइम एनालिटिक्स कर पाएगी, मार्केट प्रेडिक्शन कर पाएगी एक्यूरेसी के साथ में कि मार्केट का जो सतर है वो किधर से किधर घूमने वाला है। ये सब होने के साथ में तो आप सोचिए कि इसके फ़ायदे तो हैं। बात करते हैं स्टूडेंट की, तो स्टूडेंट को भी कर पाएगी, स्टूडेंट की जो यूनिक नीड्स होती है होमवर्क से लेके हर चीज़ तक उसमें ये पूरा मदद कर पाएगी। तो इसकी प्रोडक्टिविटी के साथ भी वैल्यू है, इसकी इकोनॉमिक वैल्यू भी हमें दिखाई दे रही है, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी हो जाएगी, ये क्रिएटिव भी हो जाएगी। अब इससे प्रॉब्लम क्या है, इसको लेके इतना स्केप्टिसिज्म क्यों है, क्यों इतना डर लग रहा है लोगों को?
इसका ये है कि देखिए पहली बात तो क्योंकि इतनी ज़्यादा जब कंप्यूटेशनलाइजेशन हो जाता है पावर का, तो उसके लिए देखिए उसके एनवायरनमेंट पे इफेक्ट पड़ेंगे। आप एआई को बनाएंगे, आपको बहुत ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, बहुत पैसा लगाना पड़ेगा, आप बहुत सारे कंप्यूटर का इस्तेमाल करेंगे, तो उससे जो यहाँ पर कंप्यूटर से हम देख पाते हैं उनका इस्तेमाल हो रहा है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी भी खाएंगे। इलेक्ट्रिसिटी खाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट भी करना पड़ेगा, बढ़ानी पड़ेंगी क्षमता। जनरेट कहाँ से होती है? यूजुअली कोयले से होगी, जो बहुत कम ऐसा हिस्सा होता है जिनको हम रिन्यूएबल सोर्सेज से कर पाते हैं जनरेट। अब इनसे होगी तो इनसे क्या होगा? कार्बन ज़्यादा निकलेगी, ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग होगी, तो ऑल ओवर एनवायरनमेंट के ऊपर फर्क होगा। दूसरा इससे कारण होता है कि मैसिव जॉब लॉसेस, यानी बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली जाएंगी। अब क्योंकि उनसे बेहतर काम कोई उनसे सस्ते में कर रहा है। आपने एक ऐप बना दिया एआई का, आपने जर्नलाइज इंटेलिजेंस दे दी है, कुछ लोगों ने जिन्होंने बताया वो महीने के आपसे 200-300 रुपये ले रहे हैं, लेकिन आपका जो आपने एक 20,000 से 30,000 रुपये के ऊपर जिसको लगाया हुआ था उसी काम को करने के लिए, उससे बेहतर काम वो इसमें कर रहा है। तो इससे बहुत सारा सोशो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी आ जाएगी, हम भेदभाव देख पाएंगे। जिनके हैंड्स में पावर है वो इकट्ठी रहेगी क्योंकि वो एजीआई को कंट्रोल कर सकते हैं, और बहुत सारे लोगों की जॉब्स जो है वो इससे छूट जाएंगी। फिर इससे कुछ सिक्योरिटी वनरेबिलिटीज़ भी है कि गवर्नमेंट क्या करेगी, वो पहले से ही हम देख पाएंगे कि चीज़ों को मैनिपुलेट करना शुरू कर सकती है पावर में रहने के लिए। यहाँ पर ये भी एक प्रॉब्लम है, वो देख सकती है कि कौन से ऐसे लोग हैं जो जिनको वोट कर रहे हैं, उनकी माइंडसेट कैसा है, तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं। ह्यूमंस भी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाएंगे एजीआई के ऊपर। इवन अगर थ्योरी में ही बात करें तो ये ह्यूमन स्किल और कैपेबिलिटीज़ का लॉस हो जाएगी, जो कि बेसिक ह्यूमन स्किल है। क्यों? क्योंकि अब रीजनिंग करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप रीजनिंग नहीं कर रहे हैं, आप अपने माइंड को शार्प नहीं बना रहे हो, रहकर आप सब कुछ क्या कर रहे हो, यहाँ पर लेकर आ रहे हो एजीआई से। इसकी वजह से जो बेसिक स्किल आपको सीखनी चाहिए थी आप उनको नहीं सीख रहे हो, और ये हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन होगी उसमें नहीं जाएंगी, तो वो लोग और ज़्यादा कमज़ोर होते जाएंगे, और ये एक प्रॉब्लम जो है वो भी यहाँ पर क्रिएट हो सकती है। खैर यहीं पे हमने इस पूरे आर्टिकल को समझा, और यहीं पे आज के जो हमारे न्यूज़पेपर है वो होते हैं ख़त्म। वीडियो पे अगर कोई अभी तक यहाँ तक बना हुआ है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, इससे मुझे हौसला मिलेगा, मैं और बेहतर वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। अभी के लिए चलती हूँ, कल फिर से मिलूँगी, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।